नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय रहेगा बंगाल। बंगाल के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपने एक बार देख ली तो ये पूरा बंगाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 18वीं सदी की शुरुआत में 18वीं सदी की शुरुआत होती है और मुगल साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। तो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में एक स्वतंत्र और आर्थिक रूप से समृद्ध बंगाल का उदय होता है। सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब जब मुगल बादशाह थे तो वो बंगाल के लिए एक दीवान नियुक्त करते हैं जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान। इनका जो मूल नाम था वो सूर्य नारायण मिश्रा था, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन अपना ये धर्म बदल लेते हैं और धर्म बदलने के बाद इनका नाम हो जाता है मुर्शिद कुली खान। इनका एक दूसरा नाम भी था, मोहम्मद हादी के नाम से भी ये जाने जाते थे। आगे कहानी क्या होती है, जब ये दीवान नियुक्त हो जाते हैं बंगाल के, दीवान का काम क्या होता था कि वहां पे राजस्व को वसूल करना और राजस्व वसूल करने के बाद मुगल बादशाह के दरबार में उसको पहुंचा देना होता था। तो यही इनका काम था। लेकिन 1704 ईस्वी में ये क्या करते हैं, ढाका जो राजधानी थी बंगाल की उसको वहां से स्थानांतर करके मकसूदाबाद में स्थापित कर देते हैं। लेकिन इसी मकसूदाबाद को आगे चल के इसका नाम अपने नाम पर रख देते हैं, मुर्शिदाबाद। 1717 में जब फरुखसियर गद्दी पर बैठे थे 1713 में, तो क्या करते हैं, इन्हीं मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। ये अंतिम सूबेदार भी थे। सूबेदार को सूबेदार को निजाम कहा जाता था। निजाम राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकारी भी इनको कहते थे। तो मुर्शिद कुली खान को 1717 में जब ये पावर भी मिलती है प्रशासन की, और पहले से राजस्व की पावर तो इनके पास थी, अब जब दो पावर इनके पास आ चुकी तो फिर ये क्यों ना नवाब बने बंगाल के। तो ये बंगाल के खुद को नवाब घोषित कर देते हैं और बंगाल को भी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे देते हैं और खुद को नवाब घोषित कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि जो टैक्स ज्यादा था वो बराबर मुगल बादशाह के यहाँ जाता था। मुगल बादशाह भी कुछ था, पड़ा था वहां पे, उनको पता था कि हमारे पास टैक्स आता है, वो क्या कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन ये बंगाल के नवाब बन चुके थे। तो इनका जो कार्यकाल रहता है 1717 से लेकर 1727 तक रहता है। 1727 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो दामाद था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, वो गद्दी पर बैठता है। अब वो 12 साल गद्दी पर रहता है। 1727 में गद्दी पर बैठता है और लगातार 12 साल रहने के बाद 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके समय पे दो काम होते हैं। जो मुगल बादशाह थे उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी बंगाल से अटैच कर दिया, उसी के अधीन कर दिया। यानी जो बंगाल का नवाब होगा वो इन क्षेत्रों को भी देखेगा, कर भी इन्हीं से लेगा, वसूलेगा। तो उसके समय में यही काम हुए थे कि जो हमारा उड़ीसा था, बिहार था, इनको उसका विलय कर दिया जाता है बंगाल में। क्षेत्र बढ़ गया, राजस्व बढ़ गया। लेकिन जब 1739 में सुजाउद्दीन की मौत होती है तो उनके पुत्र जो थे सरफराज खान, वो गद्दी पर बैठते हैं। सरफराज खान जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये 1 साल ही नवाब बन रह पाते हैं, क्योंकि एक गिरिया का युद्ध होता है अप्रैल 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में, जिसमें अलीवर्दी खान विजेता होते हैं और वो बंगाल का नवाब बन जाते हैं। ये लगातार 16 साल तक बंगाल के नवाब रहते हैं। लेकिन इनके समय में सबसे ज्यादा मराठाओं के आक्रमण हुए। मराठाओं के आक्रमण से इतने परेशान हो गए कि इन्होंने मराठा के जो संचालक थे उनके साथ मीटिंग करी, भाई ये कैसे भी करके युद्ध खत्म करो, तुम भी जियो और हमको भी जीने दो, तुम भी जियो और हमको भी जीने दो। तो मराठाओं के साथ संधि होती है। उस संधि में क्या करते हैं, ये जो उड़ीसा था उनको दे देते हैं कि आप चलो इससे अपना कर वसूल के अपना काम चलाइए, लेकिन युद्ध लड़ाई मत करिए हमसे, आप भी जियो और हमको भी जीने दो। इसी पॉलिसी पे इनका समझौता होता है। मराठाओं के आक्रमण से जितना नुकसान होता है वो उतना ये पुनर्निर्माण करवाते हैं। अलीवर्दी खान के साथ दिक्कत ये थी कि इनके कोई पुत्र नहीं था, 3 बेटियां थी। तो सबसे 2 बेटियां में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मेहरुन्निसा थी और दूसरी जो मजली बेटी थी उसका नाम मुनीरा बेगम था, तीसरी बेटी थी अमीना बेगम। इन्हीं के पुत्र थे सिराजुद्दौला। अब यहां से ही गद्दारी की बू आने लगती है। तो जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय गद्दी पर बैठते हैं सिराजुद्दौला। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं तो मौसी जो थी मेहरुन्निसा, बड़ी मौसी, उनका दूसरा नाम था घसीटी बेगम। उनका रोल यही से शुरू हो जाता है कि ये कैसे गद्दी पे बैठ गया। यहीं से गद्दारी शुरू हो जाती है कि ये लड़का गद्दी पर कैसे बैठ गया।
1756 से लेकर 1757 तक सिराजुद्दौला गद्दी पर रहते हैं, नवाब रहते बंगाल के। सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र शुरू होने लगते हैं। मोसी ने शुरुआत कर दी थी। होता क्या है, अंग्रेज भी इनके खिलाफ हो गए थे। नया लड़का था, गरम खून था, तो उन्होंने कुछ फरमान जारी किए थे जो अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगे। पहला फरमान क्या था? सॉरी, पहला फरमान ये था कि आप जो कलकत्ता फोर्ट विलियम की किलेबंदी नहीं करेंगे। इसके कारण थे, आप व्यापार कर सकते हो, क्योंकि मुगल बादशाह फर्रुखसियन ने फ्री व्यापार करने की अनुमति दे रखी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो वो इसलिए बना था। लेकिन उस 2-3 कारण थे जिससे वो अंग्रेजों से नाराज था। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि व्यापार की छूट दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन कुछ अधिकारी क्या कर रहे थे, अपना निजी व्यापार कर रहे थे, जिसके राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा था सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ये बात समझ रहे थे, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था, सिराज ने कहा कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते कलकत्ता की, फोर्ट विलियम की। तो फ्रांसीसी कंपनी ने तो ये बात मान ली कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया। दूसरा कारण, तो जब वो आदेश का उल्लंघन किया तो सिराजुद्दौला उन पर आक्रमण कर देते हैं और बड़ी पिटाई लगाते हैं अंग्रेजों की वहां पे। और पिटाई लगाने के बाद 146 अंग्रेजी सैनिकों को वहां से बंदी बना लाते हैं और एक छोटे से कमरे में उनको बंद कर देते हैं। 146 को भर देते हैं भूसे की तरह। 146 में बताया तो ये जाता है कि 23 ही जिंदा बचते हैं। अगले दिन जब सुबह उठते हैं, बाकी के सारे मारे जाते हैं। इसी को कहा जाता था ब्लैक होल की घटना या कालकोठरी घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेज इस वजह से और नाराज थे। अब अंग्रेजों के साथ दिक्कत क्या थी? अंग्रेजों की सेना कम थी, 3000 के लोगों की थी, और सिराज के पास सेना थी 50,000। तो अंग्रेजों के दिमाग में आता कि यार ऐसे तो हम जीत नहीं सकते, क्यों ना हम सामने वाले की ताकत को कम कर दें। तो उन्होंने वहीं से गद्दारी का जाल फेंकना शुरू किया, लालच दिया, और लालच में फंस गया मीर जाफर। तो मीर जाफर उनका जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके साथ वो गुप्त मीटिंग करते हैं। उस गुप्त मीटिंग में 2-3 लोग होते हैं। अमीर चंद होते हैं, जगत सेठ होते हैं, मीर जाफर खुद होता है। गुप्त मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। लालच दे दिया जाता है मीर जाफर को। लालच देने के बाद अंग्रेज अपनी सेना लेकर के प्लासी के मैदान में पहुंचते हैं। एक तरफ थी सिराजुद्दौला, बात हो चुकी थी, सेनापति था मीर जाफर, सबसे जो बड़ी टुकड़ी थी वो मीर जाफर के साथ थी। तो मीर जाफर ने उसमें युद्ध ही नहीं लड़ा और सिराजुद्दौला को गुमराह कर दिया। यही कारण था कि 3000 की सेना 50,000 की सेना पे भारी पड़ती है। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में जब युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला वो युद्ध हार जाते हैं, और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, वो युद्ध जीत जाते हैं। और अंग्रेजों को ये लगने लगता है कि हम तो व्यापार करने ही आए थे, हमें नहीं पता था कि हम सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। इन्हें हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से मूर्ख बना सकते हैं कि 3000 की सेना 50,000 की सेना पे भारी पड़ जाएगी, तो हम क्यों नहीं हिंदुस्तान पे अपना शासन सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो अंग्रेजी सत्ता का पहला कदम था जो भारत में शासन करने के लिए। इसीलिए मीर जाफर को हिंदुस्तान का गद्दार कहा जाता है। लेकिन मीर जाफर के साथ साथ उनकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, जिनका नाम था मेहरुन्निसा, जगत सेठ, अमीर चंद, मीर जाफर, ये सब ने गद्दारी करी थी। पूरा घर ने, उसमें आधा घर अंग्रेजों से मिला हुआ था। तो यहीं से अंग्रेजी सत्ता अपना पहला कदम रख चुकी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चनों के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि हमारा जो भी कंटेंट आ रहा है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे हमारा पंकज यादव के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है पंकज नॉलेज पॉइंट, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक